माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन के विषय में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को लिमिट का पोर्शन पढ़ाया है। लिमिट के पोर्शन को, लिमिट के वीडियोस को आप जा करके देखिए। उसको देखेंगे तो इसको समझने में आपको और आसानी होगी। देखिए, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं दो तरह के चर के बारे में। एक स्वतंत्र चर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और एक परतंत्र चर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यदि कोई फलन x के पदों में है, जैसे हम मान लें कि y जो है वो x² + 1 है, तो ये फलन है। y क्या है? फलन है। किस पद में है? x² + 1 के पद में है, मतलब x के पदों में, सॉरी x के पदों में है। तो ये y का मान कब तक नहीं बदलेगा? जब तक x का मान न बदले। तो यदि x का मान बदलता है तो y का मान भी बदलता है। x को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट किस पर है? ये किस पर डिपेंडेंट है? तो ये x की वैल्यू पर डिपेंड है। x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इन सारी बातों को मैंने लिमिट में और बेहतर तरीके से बताया है। तो हम मान लें, यदि मान लें कि x के जगह पर x1 होने पर y के स्थान पर y1 हो जाता है। मान लीजिए कि x1 हम करते हैं तो y के जगह पर y1 हो जाता है, और पुनः x के जगह पर x2 होने पर y के जगह पर y2 हो जाता है। तो हमको x में अगर परिवर्तन देखना होगा, वृद्धि देखनी होगी, तो कितने की वृद्धि मिलेगी? तो हमको x में वृद्धि मिलेगी x2 - x1 की, और y में कितने की वृद्धि मिल जाएगी? y2 - y1 की। तो हम क्या देख रहे हैं कि x में यदि x में x2 - x1 की वृद्धि हो रहा है तो y में y2 - y1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है? तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि x के मान में x2 - x1 की वृद्धि होने पर y के मान में y2 - y1 की वृद्धि हो गई। अब इस चीज को इतना बड़ा न लिख करके एकदम शॉर्ट में समझने के लिए हम लिख देते हैं इसको डेल्टा x, और इसको क्या लिख देते हैं हम? डेल्टा y। तो अब हम इसको क्या कहते हैं कि यदि x के मान में डेल्टा x की वृद्धि हो रही है तो y के मान में डेल्टा y की वृद्धि होगी। ठीक है? मान लेते हैं कि यदि x के मान में डेल्टा x की वृद्धि हो रही है तो y के मान में डेल्टा y की वृद्धि होगी। अब इस चीज को, मतलब इस तथ्य को जानने के बाद इस परिभाषा को समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, सतत फलन के बारे में पहले जान लीजिए। सतत फलन तो जितने भी रेखीय समीकरण होते हैं, जैसे x + 1 y = x + 1, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जैसे sin x, cos x, tan x एटसेट्रा, ये सतत फलन होते हैं। सततता और अवकलनीयता को और बेहतर तरीके से जानने के लिए मेरे द्वारा कुछ वीडियोस बनाए जाएंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सततता और अवकलनीयता के बारे में और बेहतर जानकारी मिलेगी। फिलहाल में ये फलन जो है वो सतत होते हैं। तो परिभाषा को समझा जाए, अवकलन गुणांक की परिभाषा। इस अवकलन गुणांक को हम लोग अवकलज भी बोलते हैं। अवकलन गुणांक अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और अवकलज को हम लोग बोलते हैं डिराइवेटिव। ठीक है? तो इसको हम अवकलन गुणांक या अवकलज भी जानते हैं। कहीं कहीं कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि सर आप अवकलज गुणांक बोल रहे हैं और अवकलन गुणांक बोल रहे हैं, अवकलज भी बोल रहे हैं, क्या है ये सब चीजें? कंफ्यूजन पैदा होती है। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, इसको अवकलन गुणांक या अवकलज भी कहा जाता है। ठीक है? अब परिभाषा को देखते हैं। यदि y x का एक सतत फलन है, जैसे y = x + 1, यह एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब या तो इंक्रीज कर रहा हो या तो डिक्रीज कर रहा हो, या तो
डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज कर रहा हो, तो इसमें एक निरंतरता हो, इस फंक्शन में क्या हो कि एक निरंतरता हो, इस फंक्शन में एक निरंतरता हो, ब्रेक ना हो। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां गया, फिर ब्रेक हो गया, यहां से आया, फिर ब्रेक होकर यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये जो ब्रेक हो रहा है, जो हमारा ग्राफ यहां पर ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम सतत नहीं बोलेंगे। हमारा कोई भी फंक्शन हो डोमेन के किसी भी मान के लिए जो हमको वक्र प्राप्त हो वह कंटिन्यूअस हो, सतत हो। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल में हम यहां चलते हैं कि यदि y x का एक सतत फलन है तो x के मान में डेल्टा x की वृद्धि होने पर, डेल्टा x की वृद्धि होने पर y में संगत वृद्धि डेल्टा y हो तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपन डेल्टा x को y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक या अवकलज कहते हैं। इसे dy by dx अथवा dy by dx ऑफ y अथवा dy अथवा y डैश अथवा y1 से निरूपित किया जाता है। मतलब इस टर्म को, इस फार्मूले को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, dy by dx इसको लिखते हैं। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर हम y डैश भी लिख सकते थे, यहां पर हम dy भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको सवालों में या ज्यादातर आपको कंसेप्ट पढ़ते समय dy by dx ही मिलता है। ज्यादातर आपको कहीं भी आगे आप पढ़ाई करेंगे तो dy by dx ही मिलेगा। उसके बाद y डैश भी मिलता है। जब अवकलन समीकरण आप पढ़ेंगे तो y डैश या y1 इन दोनों का ज्यादा प्रयोग मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो उस समय इन चीजों का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि y पर 1 डैश सिंगल डिफरेंशिएशन, अगर डबल डैश कर दिया तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अगर ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया। तो अवकल समीकरण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग होगा। लेकिन फिलहाल में जो आपके सामने एक्सरसाइज है उसमें dy by dx का प्रयोग आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 dy by dx। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह परिभाषा समझ में आया होगा। हाँ, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक अपना देखते हैं कि अवकलन गुणांक ज्ञात करने की विधि, ठीक है। अवकलन गुणांक ज्ञात करने की विधि क्या है, कैसे हम लोग अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। अब यहां से जो भी चीज आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट है अवकलन का, और अगर ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दावा करता हूं कि आपको केवल कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप केवल अपने आप क्वेश्चन सारे लगाने लगेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करें कि सर यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से उसको रिवाइज कराऊंगा। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन को हम y बराबर fx के रूप में लिखते हैं, y बराबर fx के रूप में कोई भी फंक्शन को हम लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर x में हम बताया था मैंने कि x में डेल्टा x की वृद्धि होने पर y में डेल्टा y की वृद्धि होती है, बताया था मैंने। हम मान लेते हैं कि यदि हमको x में डेल्टा x की वृद्धि होने पर y में डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। यदि x में डेल्टा x की हम वृद्धि कर रहे हैं तो y में डेल्टा y की वृद्धि हो जा रही है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे कि y को घटाएंगे, तो y प्लस डेल्टा y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y। अब ये y जो है दूसरी पक्ष में इधर जाएगा तो कैसे क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा। ये y उधर गया तो माइनस y हो गया। तो डेल्टा y इज इक्वल टू
डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब इस y के जगह पर y बराबर एफ एक्स, हम इसका यहाँ पर एफ एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम एफ एक्स क्यों लिखेंगे, कारण क्या है यहाँ पर एफ एक्स लिखने का, क्योंकि ये जो टर्म हमारा है एफ एक्स के रूप में ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स से दोनों पक्षों में, मतलब दोनों पक्षों में हम डेल्टा एक्स से भाग देते हैं। तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, इधर क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस सॉरी यहाँ पर डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स विल बी कैंसिल, तो मान में कोई अंतर या कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, दोनों तरफ हम लिमिट ले लेते हैं और डेल्टा एक्स को हम लोग जीरो की तरफ टेंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। ओके, मतलब अब ये जो था हमारे पास अवकलन गुणांक, लिमिट डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स अपन डेल्टा एक्स। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है, परिभाषा से हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। अब इसके जगह पर ये है तो हम इसको भी रख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल अपान डेल्टा एक्स। अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर जो डेल्टा एक्स है इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स के जगह पर हम लोग एच मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच, क्योंकि हर जगह डेल्टा एक्स लिखने में आपको दिक्कत होगी, तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स क्या है, वो एच के बराबर है। एच लिखने में आसानी के लिए ही यहां पर एच का प्रयोग किया गया है, अदरवाइज यहां पर उसका कोई मतलब नहीं है। डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में अल्प वृद्धि, एच क्या है, एक्स में अल्प वृद्धि। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब चूंकि यहां पर डेल्टा एक्स है तो एच हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपान, यहां पर डेल्टा एक्स है तो एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला मिल जाएगा। तो यदि हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना होगा लिमिट मेथड से, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप इसको अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं इस विधि को आप समझ गए होंगे। यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक जो मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो मुझे मालूम चलेगा कि आपको किस जगह पर कहाँ पर दिक्कत आ रही है। थैंक यू। ओके।